नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे ही सियासत भी तेज होती जा रही है। सियासत गर्मा रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप मंड रही है और कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं जो बीजेपी उनको हथियाती है और कांग्रेस पर निशाना साधती है। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, राजस्थान में चुनाव का प्रभार भी रहा है उन पर, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और उनका यही कहना है कि चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते या किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, या फिर भगोड़े मेहुल चौकसी का मामला हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाए। कुल मिला के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मुद्दे गरमाएंगे, मुद्दे हथियाने की कोशिश की जाएगी और उनके जरिए एक लोगों में ये बात को इस तरह के स्थापित किया जाएगा कि देखिए कि दोनों ही पार्टियां आपस में स्थापित करेंगी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कि इस बीजेपी ने आपके लिए ये नहीं किया, कांग्रेस इन मुद्दों पर भ्रष्टाचार करती आई है। कुल मिला के इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के मुद्दों से कितना फायदा किस पार्टी को होता दिखेगा, कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि ये सब आयोजन कांग्रेस प्रायोजित लग रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हैकर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है और इनका कोई सबूत भी नहीं है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विदेशी हाथों में खेल रही है। अभी ईवीएम हैकिंग का मामला उठाया है, आगे और भी कांग्रेस पार्टी नाटक करेगी। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का बहाना चाहिए। कांग्रेस अभी इस तरह के नए नए और नाटक करती रहेगी, लेकिन उसी के कारण वो जनता से दूर जाएगी और इसलिए हमें पूरा भरोसा है पिछले बार से भी ज्यादा वोट से और पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर फिर एक बार मोदी सरकार ये होगा। वहीं मेहुल चोकसी के मुद्दे के सवाल पर जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या या मेहुल चोकसी, इन सभी भगोड़ों को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के वक्त बैंकों ने दबाव के चलते लोन दिया था। ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, इनको कर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने फोन बैंकिंग करके बैंकों पर दबाव डाल के बिना सिक्योरिटी का कर्जा दिया और जब तक कांग्रेस की सरकार थी वो भागे नहीं क्योंकि उनको अभय था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार आई तो उनको नए नए कानून पास होने लगे, उनको समझ में आने लगा कि अब हमारी खैर नहीं, तब जाके वो भाग गए हैं। वहीं कांग्रेस का बीजेपी के हमलों पर कहना है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, हार से उनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह के बेबुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, ये जावड़ेकर जी या बीजेपी के लोग अभी भी बहुत ज्यादा घमंड की, तानाशाही की जो बातें करते हैं, इतना नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में इनकी हार हो चुकी है। अब लोगों को जवाब केंद्र सरकार को देना है, जवाब कांग्रेस को नहीं देना है। जब हम सत्ता में होते हैं हमें जवाब देना होता है। इस बात को समझना पड़ेगा जावड़ेकर जी। और ये जो जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी, भाषणबाजी करते हैं, अब लोग सवाल खड़े करेंगे 15 लाख मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल अब महंगा नहीं होगा। ये सब महंगे हो गए, अच्छे दिन आए नहीं है, 15 लाख मिले नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों का मिशन ही प्रदेश में 25 सीटों को जीतने का है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर है और भाजपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने है, तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान लगाती रहेगी और विरोध का एक और माहौल तैयार करने की भी कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि मिशन 25 के लिए ये आक्रामक रणनीतियां कितनी कारगर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा माहौल तैयार हो रहा है। न केवल राजस्थान, देश भर में जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेता हैं, राजस्थान के जो आला नेता हैं, हर तरफ अब चुनाव जो सामने है वो है लोकसभा चुनाव और इसी चुनाव को मद्देनजर ये पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है।
दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने फेवर में माहौल तैयार करना चाहती हैं ताकि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो सके। लेकिन इस मुद्दे को शुरू करने से पहले, चूंकि लोकसभा चुनाव और उसे जीत से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जितनी भी कवायद की जा रही है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका मकसद एक ही है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना। लेकिन ऐसी एक छोटे एक चुनाव की अगर मैं बात करूं, एक महापौर, जयपुर में महापौर का जो चुनाव है, वहां पर भी बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के ही बागी एक कैंडिडेट, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया, वो जयपुर के महापौर के ऊपर नियुक्त किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटका है, चूंकि बीजेपी ने बाड़ेबंदी की थी और बीजेपी इससे आशान्वित भी थी चुनाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने भी दमखम लगाया। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव, अगर चाहे छोटा चुनाव हो चाहे महापौर का चुनाव हो, इन सब चीजों का भी प्रभाव जब किसी बड़े चुनाव से पहले इस तरह की चीज होती है तो लोकसभा चुनाव में दिखना लाजमी है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे मेरे साथ बीजेपी से पंकज मीणा जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, प्रकाश जावड़ेकर लगातार हमलावर है। मुद्दा प्रकाश जावड़ेकर से जुड़ा हुआ नहीं है, बेसिकली बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा ईवीएम का एक मुद्दा दोबारा से, एक जो लंदन में ईवीएम को लेकर जो एक लाइव डेमो दिया गया, जहां पे एक शुजा हैदराबाद के एक निवासी वो बैठे हुए थे जो डेमो दे रहे थे, मुंह छुपाया हुआ था उन्होंने, वहां कपिल सिब्बल की मौजूदगी, इस पर बहुत बड़ा बीजेपी को ऐतराज रहा और उन्होंने इस पर मुद्दा उठाया। साथ ही मेहुल चौकसी वाले मुद्दे पर भी भागे वो आपकी सरकार में, लेकिन जावड़ेकर साहब पूरा दोष कांग्रेस सरकार को दे रहे हैं। तो क्या इस तरह से मुद्दों से आप लोकसभा चुनाव में कुछ वेटेज ले पाएंगे? देखिए, इन सब बातों को अगर हम क्लब करके बात करते हैं तो एक ही बड़ी साफ सी समझ में आती है। जैसा कि पार्टी के बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने भी कहा, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल बनकर रह गया है जिसके पास ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा जारी रखना चाहूंगा। आप अगले 5 महीने में लोकसभा चुनाव है, हिंदुस्तान का आम चुनाव है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का एक चुनाव होना है। आपके पास नीति अपनी कुछ नहीं है, नीति नहीं है, तब आप सरकार में कैसे आओगे, चुनाव कैसे जीतोगे? मुद्दा यह है। तो इन्होंने क्या है कि जनता के वोटर के आंखों में धूल झोंकने का काम ये कर रहे हैं। धूल झोंक रहा मैं इस तरह से कहूंगा, जैसे अभी आपने एक चर्चा की ईवीएम मशीन की, एक अनजान सा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो आदमी स्काइप पे, खुद भी लाइव ही नहीं बैठा है, स्काइप पे आपको इंटरव्यू दे रहा है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही लंदन में। वो अमेरिका में बैठा बताया गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही लंदन में और उसमें कपिल सिब्बल साहब मौजूद है। तो आप ये देखिए, बड़ा है कि ऐसा लगता नहीं है कि सब चीज स्क्रिप्टेड सी है। और वो आदमी आरोप लगा रहा है, उस आरोप के आधार पर हम कह रहे हैं कि साहब हमारी ईवीएम हैक हो सकती है। हम हमारे हिंदुस्तान का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके चुनाव पड़ा, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम किस आदमी की हैसियत पे, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उसकी पोर्टफोलियो। लेकिन एक बार बताइए, मेहुल चौकसी जब आपकी सरकार के कार्यकाल में भाग जाता है, यहाँ से फरार हो जाता है और आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, अब इसमें सारा आरोप, क्या आप पूरी तरह से हर चीज में आप बरी हैं? आपको कोई सवाल ही नहीं है? मैं एक सामान्य से बात पूछूंगा। मैं बहुत ज्यादा कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं, ना कोई मैं बहुत ज्यादा ये गृह मंत्रालय की बातों को गहराई से जानता हूं। मैं चोरी जब हुई या चोरी जिस समय हुई, चोरी का कार्यकाल वो इम्पोर्टेंट था, या उस चोर को पकड़ने के लिए सख्ती की गई और वो भाग गया, वो काल इम्पोर्टेंट था। मेहुल चौकसी को किस कार्यकाल के अंदर लोन दिया गया और किस प्रक्रिया से लोन दिया गया, निश्चित रूप से वो प्रक्रिया सब तोड़ी गई, सारे नियम कायदे तोड़ के उसको लोन दिया गया। और जब नियम कायदे तोड़ के लोन दिया गया और उसके ऊपर जब हमारी सरकार कार्रवाई कर रही थी, वो भाग गया। ये कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण। एक देश में से एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको भगोड़ा घोषित किया जा रहा है, जिसके नाम पर एक अपराधी का लेबल लग गया है, आर्थिक अपराध उन्होंने किया है, वो भाग जाए तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं होता ना, ऐसा भी नहीं होता। जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो राज्य में ना केंद्र में भाग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अपराध कब हुआ, इंपॉर्टेंट वो है। हमने सख्ती की इसलिए वो भाग गया, और हम फिर सकते हैं, हम लेके आएंगे। कब लेके आएंगे? तो आप माल्या को नहीं लेके आ पाए। हमने मैं इसीलिए आप उदाहरण सहित बता रहा हूं। मैं मुंबई बम विस्फोट हुआ, उसके कुछ अपराधी हम लेके आए,
इसमें कोई दो राय नहीं। मिशेल को हम लेके आए, मिशेल के साथ तो आपको जिस तरह से मालूम है कि किस प्रकार की किस कंडीशंस में हम मिशेल को लेके आए आपके हिंदुस्तान के सामने। विजय माल्या के किस प्रकार से सख्ती हो रही है और जल्दी वो भी हमारे देश में होगा। ऐसे अपराधी कोई भी भागेगा नहीं, कोई भी अपराधी बच के नहीं रह सकता। उसको आज नहीं तो कल हम हिंदुस्तान में लाएंगे और हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट द्वारा उसको सजा दिलवाएंगे। परंतु ये सब बातें मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। अब मैं नीयत की बात करूं अगर कांग्रेस की, कांग्रेस क्या क्यों कर रही है? कहीं उसके पास में कहीं ना तो कोई किसान का विकास, ना कोई गरीब का विकास, उसका मुद्दा ही नहीं है। आज आप देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 10% सवर्ण को हमने आरक्षण दिया, गरीब सवर्णों को। अब आप देखिए यहां भी आप इनकी नीयत में खोट। आपको कांग्रेस शासित राज्य में उन 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने में क्या जा रहा है? आपकी नीयत खराब है। आप उन गरीबों का भला कांग्रेस ने मना किया? कांग्रेस ने मना किया अभी तक एक सरकार में नहीं दिया। और माननीय गहलोत साहब का तो बयान उसके विरोध में आया था। मैं यही देखिए अभी इस बात को कांग्रेस की सरकार चूंकि अभी उसका यहाँ पर बनी है, वो सरकार नई सरकार बनी है, जो भी इनका डिसीजन होगा। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि जो आप लगातार, चूंकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और यहाँ राजस्थान में आपकी हार हो गई बीजेपी की, अब क्या मुद्दे, जब आप मुद्दे लाएंगे जनता के सामने इस तरह के कोई भी मुद्दों को, जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक इस तरह से पूरा एक देखा गया कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक लगातार रोज कोई ना कोई मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी ताकि कोई जीवंत रखा जाए मुद्दे को, कि मतलब कुछ ना कुछ जनता के बीच में जा रहा है, कुछ ना कुछ जनता जान रही है कि देखिए बीजेपी ने आज ये कहा, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा या कांग्रेस के नेता। मैं इससे केवल क्या जनता के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या आप दोबारा से ये 25 सीटों का जो टारगेट है ये हासिल हो जाएगा आपका? सुधांशु, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। सरकार राजस्थान के विधानसभा चुनाव हम हारे और कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये सवर्ण आरक्षण का निर्णय इस सरकार बनने के बाद हुआ है। कांग्रेस का जो राजस्थान में सरकार है उसके बाद में सवर्ण आरक्षण का निर्णय हुआ है। और सवर्ण आरक्षण का केंद्र में जब निर्णय हुआ, राष्ट्रपति के महोदय के उसके ऊपर मोहर लगी, उसके बाद में 4 राज्य उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। आज आपको क्या दिक्कत हो रही है? और ना करने वाले सारे राज्य कांग्रेस राज्य क्यों हैं? क्यों आप चलिए राजस्थान में आपने नीतियों का परीक्षण कर रहे होंगे, मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है, छत्तीसगढ़ में क्या दिक्कत है, पंजाब में क्या दिक्कत है, कर्नाटक में क्या दिक्कत है आपको? और मान लो आपको परीक्षण करने में टाइम भी लग रहा है तो आप कम से कम यहाँ की गरीब जनता को पॉजिटिव मैसेज तो दीजिए कि हाँ भाई 10% आरक्षण गरीबों के लिए अच्छा हुआ है और हम इसको जल्दी से हमारे राजस्थान में लागू कर देंगे। आप कम से ये मैसेज तो दीजिए। चलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ नीयत आपकी साफ नहीं है कांग्रेस की, और इसीलिए मैं आपसे और जवाब। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, प्रकाश जावड़ेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई मुद्दे उन्होंने चर्चा में, उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला कहा। वो ईवीएम का मसला था जो कि लंदन में जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाइव डेमो दिया एक शुजा नाम के एक व्यक्ति ने जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और मेहुल चौकसी के मामले पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि भाई देखिए कर्ज इनके समय में लिया था। ये मुझे एक चीज जो वाकई में अजीब लग रही है कि बार बार जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ईवीएम का मुद्दा जागने लगता है। और उन्होंने एक बात और कही, कपिल सिब्बल को लेकर उन्होंने बार बार जो केंद्र सरकार, जो रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये आपत्ति उठाई कि भाई कपिल सिब्बल वहां क्यों मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे, क्या ये एक स्क्रिप्टेड था पूरा मैटर था? सुधांशु जी, देखिए ये आपके काफी लंबे सवाल का मैं खंडों में जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने कहा ये जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो ईवीएम का मुद्दा क्यों उठता है? ये 2014 के बाद से ईवीएम का मुद्दा सतत बना हुआ है, वो शंकाएं बनी हुई हैं और ऐसा समय समय पर सभी पार्टियों के नेता कह चुके हैं कि ये ईवीएम बहुत विश्वसनीय नहीं है। और इसके बारे में कई बार अखबारों में भी आया है कि वहां गड़बड़ हो गई, ईवीएम चली नहीं, 3 घंटे बंद रही। इस टाइप के घटनाएं इतने बड़े देश में होती रहती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी इस चुनाव में ही ईवीएम का मुद्दा उठा है। ईवीएम का मुद्दा सतत 2014 से लगातार जनता के सामने है और बिल्कुल इसको 100% फूल प्रूफ कहें ऐसी स्थिति नहीं है। एक बात। दूसरा, ये जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और किसी सज्जन ने कुछ खुलासे किए, बड़े सनसनीखेज खुलासे हैं, देखने में लगते हैं।
मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो खुलासे हैं, वो न तो कांग्रेस के प्रायोजित है, न आयोजित है, न हमने ऑर्गेनाइज किया है। किसी सज्जन ने जो जो क्लेम किए हैं वो ऐसे हैं कि उनकी झूठ और सच खोजी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने डिटेल्स दी हैं, अब उसकी जांच होगी कि उसमें कितनी सच्चाई है, और ऐसी तथ्य हैं कि जिनको जांचा जा सकता है। जैसे वो हैदराबाद में उस दौरान रहे या नहीं रहे। हैदराबाद में वो कह रहे हैं उनको कोई 10-15 टीम के साथी मार दिए गए, इस तरीके उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। ये सब जांच करने योग्य है और जांच की जानी चाहिए, इसमें इतनी घबराहट की कोई बात नहीं है। ईवीएम का मुद्दा उसने उठाया है जो पहले से ही देश में उठ रहा था, तो एक बार फिर पकड़ में आ गया है वो। लेकिन उसमें आप इसमें कुछ षड्यंत्र देखें कि ये प्रायोजित है, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगाती है। बीजेपी देखिए बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि अगर चुनाव जीते तो आप मतलब ईवीएम सही, और चुनाव नहीं जीत रहे हैं या मान लीजिए कहीं किसी जगह हार हो जाए पार्टी की, तो वो ईवीएम पे सवालिया निशान कांग्रेस लगाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव अगर हम जीते तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम बिल्कुल सही चल रही है, या हारे हैं कहीं तो हमने शुद्ध तौर पे ये घोषणा कर दी हो कि ईवीएम ने हराया है हमको। मैंने जैसे पहले कहा, संदेह बरकरार है। दूसरा, अभी मैं हमारे साथी की बात सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो, और ये मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये ऐसा कालखंड है जिसमें इस टाइप की बातें आप रोज सुनेंगे, क्योंकि मुद्दे सचमुच इनके पास खत्म हो गए हैं। जिसका वो दावा है कि इनके पास ना नेता है ना नीयत है, हम ये कह रहे हैं इनके पास जो नेता है उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। अभी ये कमाल की कहानी है कि एनपीए का इस तादाद में 2014 के बाद अमाउंट बढ़ा है। ये इस बात पे आ जाते हैं ये शुरू कब हुआ। आप उस अमाउंट की कैलकुलेशन कीजिए, 2014 के बाद जो बैंकों का डूबने लायक पैसा है उसमें किस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई। आपको याद होगा रघुराम राजन ने इनको एक पूरी लिस्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इनको एक पूरी लिस्ट दी थी कि ये भुगतान खतरे में है, ये एनपीए होने वाले हैं, और इन्होंने लिस्ट देखी होगी, उसमें काफी जान पहचाने चेहरे होंगे, तो वो लिस्ट तो ताक में रख दी गई। रघुराम राजन विदा हो गए, जिन स्थितियों में हुआ आपको पता है। वो शायद आर्थिक हालात देख के भी और डिमोनेटाइजेशन का प्रस्ताव सुन के भी शायद विमुक्त हो गए। उसके बाद एक सीरीज है जब इनके आर्थिक सलाहकार जो अमेरिका से भी लाए गए थे, अरविंद पांगड़िया हैं, अरविंद सुब्रमण्यम हैं, अभी लेटेस्ट उर्जित पटेल हैं जो इनकी खुद की चॉइस थी, रिलायंस में काम भी कर चुके हैं, बड़े अच्छे तौर पे उनको लाया गया अच्छे समय पे, वो भी भाग गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गंभीर देश की आर्थिक हालत है, और ये इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं वो मेहुल चोकसी ने लोन हमारे जमाने में लिया था, मेहुल चोकसी को, भाई मेहुल चोकसी यहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। देवास में आपने देखा होगा, नीरव मोदी बकायदा उस फोटो ग्रुप में उपलब्ध हैं जो देवास सम्मेलन में मौजूद है। तो हमने तो ये साथ फोटो, तो हमने ये थोड़ी कह दिया कि आप लिप्त हैं, लेकिन ये वो कॉटन सिंबल अगर वहां है और किसी जर्नलिस्ट फ्रेंड के साथ वहां चले गए, ये उसको इस तरीके से पेश करना चाहते हैं। तो अब क्या है, जनता धीरे धीरे समझ गई है, 3 राज्यों की भी समझ गई है, और अब जो बाकी का चुनाव होना है उसमें ये महागठबंधन वगैरह की वजह से काफी घबराहट है। तो ये आरोप अब आप रोजमर्रा की बात समझें। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, एक ट्रेंड है जिस तरह से लगातार अब जो लोकसभा चुनाव सामने हैं, 3 राज्यों में हार, अब लोकसभा चुनाव, लगातार जो मुद्दे होने चाहिए, चाहे पार्टी चूंकि विपक्षी पार्टी है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दे ढूंढ के ला रही है ताकि वो कांग्रेस पर को निशाना साध सके, कांग्रेस को घेर सके। लेकिन क्या पार्टी के पास ऐसे मुद्दे ही नहीं रहे, अपनी उपलब्धियां गिनाने के मुद्दे? हर बार ऐसा कोई मुद्दा कि ये दूसरी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, इस पर ये इल्जाम है, इस पर ये, इसी तरह की एक ना एक रोज इस तरह का एक पैमाना तैयार कर दिया गया है कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ताकि जनता तक किस तरह का। तो क्या इस तरह के कवायद से क्या ये संदेश पहुंच पाएगा?
और चूंकि मैंने एक बात का और जिक्र किया था आज कि लोकसभा चुनाव तो एक बड़ा चुनाव है, जो जयपुर के अंदर जो एक महापौर का जो चुनाव हुआ उसका भी इस बात पर मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि किसी बड़े चुनाव से पहले जब छोटे चुनाव का कोई परिणाम आपके पक्ष में ना आए तो उसका भी एक नेगेटिव असर आने वाले चुनाव पर जाता है। देखिए सुधांशु जी, आपने कहा कि देश की स्थिति आज बड़ी विचित्र स्थिति, विकट स्थिति में देश खड़ा है। अब क्योंकि अपनी अपनी तरीके से दोनों पार्टियां अपने अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। बीजेपी के ऐसा गठबंधन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गठबंधन मेरे खिलाफ हो रहा है, तो यहाँ पार्टी के बजाय मोदी को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। एक नेता विशेष होकर के ही पार्टी बन जाए या दो व्यक्ति होकर के पार्टी और संगठन पूरा संभाले, ये कभी भी देखा होगा कि प्रचारित किया जाता है, इस प्रकार से ठीक नहीं होता। अब आप बार बार इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से प्रूफ है, लेकिन क्यों कमियां ये थी, कमियां होने के कारण ही वीवीपैट लाया गया। अगर वीवीपैट नहीं लाया गया होता तो कमियां नहीं थी इसका मतलब। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कमियां तो पाई, और पाई उसका मतलब है कि आपने ये प्रूफ करने के लिए कि अब हम वीवीपैट से जोड़ेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। वो कांग्रेस ने भी माना, क्योंकि मालूम पड़ता है कि आप जब वोट देते हो तो मालूम पड़ता है किसको वोट दिया, जो वोट देने वाला वो संतुष्ट हो जाता है कि वोट मेरा सही जगह गया है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए जो आरोप प्रत्यारोप सब कुछ लग रहा है वो कारण यही है कि वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाए कि हमने वोट दिया वो कहाँ गया, वो बताने वाला नहीं था। अब आज की स्थिति में वीवीपैट बताता है कि आपने वोट दिया, आप काउंटिंग कर लो उसकी, और काउंटिंग हो जाती है। कई बार अब उस रोस्टेड प्रणाली से उसको काउंटिंग भी की जाती है। हर विधानसभा क्षेत्र में 1-2 वीवीपैट के उसकी काउंटिंग होती है, जिससे कि हो लगा। हार जीत का मतलब तो अलग हो जाता है। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस जीती है, बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं अच्छी तरह जीती है। अब क्योंकि वो भी उनके अंदर क्यों जीती नहीं ज्यादा, उसका कारण यही रहा कि आपसी तालमेल की कमी थी वहां पे भी। उस तालमेल की कमी के कारण वो सब जो स्थिति सामने 99 के चक्कर में पड़ी, पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिल सका। उनको बहुमत लेने के लिए अपनी सहयोगी दल को साथ लेना पड़ा, जब जाके 100 हुए। और एक जगह भी चुनाव हमारे किए। अब वो अगर वो जीत जाते हैं तो पूरी तरीके से कहेंगे कांग्रेस के हम बहुमत में। अभी आज की स्थिति में बहुमत में सहयोगी दल से है। तो ऐसी स्थिति में आज जैसे आपने मेयर के लिए कहा, मेयर के चुनाव में मैं तो मौजूद ही था और मैंने खुद ही पूछ रहा था जो मेयर जीते हैं कि आपका क्या गणित है। तो उन्होंने कहा कि हर बार बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के चेहरे को ला करके वो कहते यही बनेंगे। उनको कहते हैं कि उनको उपाध्यक्ष बनाने का भी मौका दिया, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ने वे उलटफेर करा दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास और कि परम इसके माने जाते हैं रणनीतिकार, उन्होंने जिस प्रकार से माहौल बनाया, 18 कांग्रेस के 7 निर्दलीय, 20 इनके चले गए, फूट सामने आ गई। लोकतंत्र में वोटों की गिनती, क्योंकि ये वोट कांग्रेस बीजेपी पे तो होता ही नहीं, वोटिंग तो नाम पे होती है, कैंडिडेट होता है। आज बीजेपी को अंतर्बंधन करने की जरूरत हो गई। 20 लोग इनके चले गए, 20 या 25 जो भी हो, क्योंकि मैं मानता हूँ एक वोट खारिज हुआ जिसमें किसी को वोट नहीं दिया। तो आज चिंता का विषय ये हो गया कि लोकसभा का चुनाव 2019 का आ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो गई कि आप अपना मेयर बहुमत में होने के बाद नहीं जिता पाए जी, क्योंकि देखिएगा 45 और 44। अब बताइए आप इनके थे कितने, 66 अगर पार्षद बीजेपी के हो, और आज बीजेपी के जितने लोग वहां बैठे हुए थे, शायद सांसद नहीं थे, बाकी तो सब लोग वहीं थे। मैंने भी देखा कालीचंद जी थे, मोहनलाल गुप्ता भी थे, सुमन शर्मा भी थी, सतीश पूनिया भी थे जो कि रणनीतिकार बनाए गए थे, अशोक लाहौटी भी थे, सब थे। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, कि नहीं जीत जाएंगे। तो मैंने कहा टूट फूट तो नहीं है, टूट फूट नहीं है। मैंने कहा है टूट फूट जब अगर वो चैलेंज कर रहे हैं कि रात को उनको ये कहा गया कि हम हस्ताक्षर करते हैं, आप मेयर का पद उसी को दीजिएगा जिसके पास वोट हो। मना कर दिया गया, हस्ताक्षर नहीं हुए। उसका परिणाम आज बीजेपी को भोगना पड़ा, और वहां पर काउंटिंग होने के बाद साफ हो गया कि आपका मेयर ही नहीं रहा। 66 पार्षद इनके खुद के, फिर ये मेयर का चुनाव हारते हैं, तो इसका मतलब अंतर के लिए है। इसका फायदा निश्चित रूप से आज कांग्रेस ने उठाया,
और कांग्रेस ने कहा कि जीते अब आज ये इस तरह का जो सिंबॉलिक जब इस तरह के चुनाव, ठीक है, लोग दोनों चुनाव का अंतर है, तो मैं बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी का जो एक रूप है वो इस वक्त हमलावर तरीके से वो कांग्रेस पर हमला कर रही है, लेकिन क्या ये हमलावर की नीति ही काम आएगी या फिर लोगों के बीच में भाई 5 साल आपकी 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब आप या तो योजनाओं पे लड़े कि 5 साल में देखो भाई तुम्हारे लिए हमने ये हमारा ये पूरा एक 5 साल का प्रोग्राम था, हमने ये पूरा करके दिया। अब जब इस कोई भी चुनाव इससे लोकसभा से पहले इस तरह की स्थिति में आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। आप देखिए सुधांशु जी, आप देखिएगा 66 जिसके पास संख्या बल हो और कांग्रेस के पास तो 18 + 7 कितने 25 जी, 66 इनके 25 उनके और 45 कौन ले जाता है? कांग्रेस का समर्थन करने वाला, कांग्रेस का समर्थन लेने वाला 45 ले जाता है। बागी, अब बागी क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो तो कह रहा था कि मैं तो बागी जब होता कि मेरे को टिकट तो दिया ही नहीं। अब टिकट वहां कोई ऐसा नहीं होता कि सिंबल होकर मिलेगा, वहां पर 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और जो समर्थन देता है वो जीत जाता है। तो आज उन्होंने सीधे तौर पर श्रेय दिया, कांग्रेस को भी दिया, निर्दलीय विधायक को भी दिया और बाकी जो बीजेपी के लोग उन्होंने वोट दिया उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। और जो अपने आप को मठाधीश कहते थे, जो इसके कहते थे हम, अब देखिएगा जो अगर चुनाव का नॉमिनेशन भरा है तो दायित्व तो बनता था कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बात करते, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदरा जी को बात करनी थी, नहीं की उन्होंने बात। ये तो हार जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आज इतना बड़ा तमाचा जो बीजेपी के ऊपर लगा है, ये भविष्य बहुत बड़ी चीज चुनौती देगा बीजेपी को कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्या जयपुर शहर की जीत अब जीत पाएगी? क्योंकि 66 पार्षद लेने के बाद भी आप नहीं जीत पा रहे हो तो क्या होगा? आने वाले समय बहुत बड़ी चुनौती है। आज बीजेपी को कोई संभालने वाला नहीं है। जो आपको कहना चाहिए ना कि कद्दावर नेता होना चाहिए, पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत नेता आज खड़ा होता सामने तो समझाने की स्थिति में होता, तो आज बीजेपी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, जीतता। भाई वो तो डिप्टी मेयर थे ही ना, भारद्वाज डिप्टी मेयर रह जाते और इनको अगर समझाइश होती तो मालूम पड़ जाता कि पहले एमएलए का टिकट नहीं दिया, फिर उसके बाद के दिया, सबको कह दिया तुम लड़ोगे। तो आज जिस प्रकार का माहौल मैं तो देख रहा था पूरे नगर निगम में, तो सेठ से सेठ तक मौजूद था, लेकिन आज जिस प्रकार के जीत विष्णु लाटा ने प्राप्त की है वो बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव जब होगा, ये भी मीना जी पंकज जी तो स्वीकार करेंगे कि निश्चित रूप से इनकी संगठन की स्ट्रेटेजी कमजोर रही और ये कामयाब नहीं रहे अपने व्यक्ति को समझाने में, उसी का परिणाम इन्होंने होगा और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में भी इसका परिणाम इनको मिलेगा। तो कुल देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जैसे से नजदीक आएंगे चीजें और बदलती चली जाएंगी, नीतियां बदलेंगी, रणनीतियां बदलेंगी, दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से अलग अलग रणनीति बदलेंगे। लेकिन जनता जनार्दन ही है जो उसको आने वाले समय में सरकार किस पार्टी को समर्थन देगी या किस पार्टी को आगे ले जाती है। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं। बीजेपी एक आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है, कांग्रेस भी उसका जवाब लगा अपने तरीके से दे रही है। क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा फायदा रह सकता है। यह एक ट्रेंड भी रहा है राजस्थान में अगर जो पार्टी सत्ता में रहती है। ब्रेक पर जाने से पहले आप श्याम जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इसका जो चुनाव है, अभी महापौर का जो चुनाव हुआ जिसमें जिस तरह से बीजेपी को एक सबक मिला, मतलब एक तरह का झटका है ये बीजेपी के लिए। और जब लोकसभा चुनाव अब जब सामने है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है चुनाव में, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है जब विधानसभा चुनाव के पहले जब उपचुनाव हुए माना जाता था तब उसके बीच में भी काफी अंतर था, लेकिन लगता था कि भाई उपचुनाव का अगर ये परिणाम है तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक वो परिवर्तन की बात की जा रही है, इसमें परिवर्तन दिखता है कुछ। देखिए सुधांशु जी, जिस प्रकार से आज मेयर का चुनाव हुआ और जिसकी संख्या बल के आधार पर बीजेपी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब जिसके पास 66 सदस्यीय पार्षद हो और वहां केवल
25 पार्षद हो, विपक्ष में तो 25 थे, 25 प्लस एक उनका सबको मान लो 26 हो गए। 26 पार्षद उनके होने के बाद अगर 45 वोट जाते हैं उनके पास, तो आप स्पष्ट कर लीजिएगा 20 तो इनके टूटे ही हैं। और अगर टूट हुई है बीजेपी की, तो इसका मतलब अंतरकलह बहुत बेचैनी से बढ़ा हुआ है। 2 महीने से हो रहा था ये सारी बातें। बीजेपी के नेता, बीजेपी के संगठन के लोग उसको संभाल नहीं पाए। आप देखिए खड़े हो गए, वहां चले गए। रात को कल इन्हीं के शिविर में मौजूद थे वो, और फिर भी समझा पाने में आज सुबह भी अगर वसुंधरा जी फोन करके ढंग से समझाती तो आज ये स्थिति बीजेपी की नहीं होती। तो ये लगता है कि अंतर कलह की स्थिति पैदा हो गई है। फिर एक बार चुनौती आ गई है सामने कि वसुंधरा जी को नहीं रखा है उसमें संगठन के अंदर, निर्णय के अंदर। तो ये निर्णय जो आज हुआ है वो निर्णय, कई तरह के निर्णय बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। और आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें से 25 सांसद जो जीत के जाने हैं, अब वो मैं फिर कहता हूं कि अगर कैंडिडेटों का निर्णय सही ढंग से नहीं हुआ और कमान सही व्यक्ति इसको नहीं दी गई, जो विधानसभा के चुनाव में इनको भुगतना पड़ा, वो हो सकता हो कि लोकसभा के चुनाव में भी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की हमेशा ही ज्यादा रहती है, ज्यादा करके कांग्रेस भी अगर सही तरीके से उम्मीदवार और सही तरीके से सामंजस्य बिठाएगी तो निश्चित रूप से आगे रह सकती है। तभी मिशन जो उनका, दोनों पार्टियां अपना मिशन 25 लेके चल रही है। पंकज जी देखिए, श्याम जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर ये जो अंतरकलह है, बात चुनाव छोटे और बड़े चुनाव की नहीं है, जो एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। बीजेपी जिस तरह से, जिस अंदाज में 2014 में केंद्र में आई, 2013 में राजस्थान में आई, वो जो कोऑर्डिनेशन निश्चित तौर पर एक बेहतर तालमेल रहा होगा और जनता बदलाव देख रही थी, तो ये आपको फायदा मिला। अब जब अंतरकलह है और ये, तो क्या ये जो कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे ला रहे हैं, क्या इनसे चुनाव जीतेंगे, या अंतरकलह जो आपकी कहीं ना कहीं एक कमजोर साबित कड़ी हो गई, अगर एक नेता के रूप में नहीं उपस्थित हो पाया कोई ऐसा नेता जो आपको लोकसभा चुनाव में उस जीत की दहलीज तक ले जा सके, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? तो देखिए सुधांशु, मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँ, जैसे आज जो जयपुर नगर निगम का जो मामला है, ये बात ठीक है कि वहाँ हमारे पास 62 हमारे पार्षद, 62 ही थे हमारे पार्षद, तो एक लाहौटी जी तो विधायक बन गए, 63 हुआ करते। लेकिन लाहौटी जी ने भी पूरी कैलकुलेशन तो लगाई होगी। और 2 हमारे निर्दलीय, ऐसा माना जा रहा था कि 2 निर्दलीय हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कुल मिला के 64 हमारे, माना जा सकता है कि 64 हमारे थे। परंतु ये इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली फेलियर हुआ है हमारा साथ में, परंतु साथ में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त जरूर हुई है। 20 की संख्या में, 20, 22 या 18, 20 की संख्या में पार्षदों का क्रॉस वोटिंग करना वास्तव में चिंतनीय विषय है, और पार्टी इस बारे में प्रसंगान भी लेगी और उस पर जांच भी करेगी, पर ये सब आगे का फर्दर विषय है। पर इससे अंतरकलह जैसी बात नहीं है, ये कुल मिला के एक सीधी सी बात है, कांग्रेस सत्ता में आते ही केवल और केवल पैसे के अंदर तोड़फाड़ करना चाहती है और कुछ नहीं। कौन से पैसे हुए? आपके लोग टूटे हैं। हाँ, पैसे टूट जाते हैं, लोग टूटे नहीं है, कांग्रेस से कहीं ना कहीं वोट देगा, इसका पैसे और कुछ नहीं है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, क्या वो पैसे ये सब जांच कौन करेगा? ये तो बता दो। पार्टी अपने स्तर पे काम करेगी। पार्टी के पास कौन सा तंत्र है जो जांच कर लोगे? अब तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जांच तंत्र, और जीत गए हो। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का अपने एक अनुशासन, आप पार्षदों को पैसे जोड़ोगे द्वारा उस पर कार्रवाई कौन से पार्षद गए? महत्वपूर्ण चीज ये है, देखिए, अच्छा अगर इसी तरह का अगर इसी को पैमाना माना जाए तो वहाँ नोहर में कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन हुआ करती, वहाँ बीजेपी के नगर पालिका चेयरमैन बन गई। तो ये कोई एक पैमाना नहीं हो रहा, लेकिन पंकज जी ये तो सोचना चाहिए ना पार्टी में। आज पार्टी इतने बड़े स्तर पे, एक पार्टी जिस बहुमत में एक पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से बात की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं है, आप अमित शाह एक रणनीतिकार जिनको चाणक्य की उपाधि, वहां उस लेवल से नहीं जोड़ रहा हूं मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को, ईवीएम हैक, मेहुल चौकसी मुद्दों और इन अलग अलग मुद्दों को लेके आते हैं, पहले विधानसभा चुनाव में भी आप लेके आए थे, तो क्या उसके बावजूद सफलता नहीं मिली? तो ये चीजें आपको दोबारा से लोकसभा चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव नहीं है, इसकी अलग तरीके की गणित होती है, अलग तरीके की रणनीति। पार्टी चुनाव लड़ती है, उसमें कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। सुधांशु, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक बात कही थी कि कांग्रेस की ना तो नीति है ना नियत है। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि लगातार जो कांग्रेस मिर्ची डालने का काम कर रही है जनता के,
मैं इसलिए ये कैसी बात करते हैं पंकज जी? अरे कांग्रेस क्या मिर्ची जनता को कौन करेगा? मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। आज मैं पंकज मीणा एक सामान्य से नागरिक हूं, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं अमेरिका या लंदन में जाके, क्या इंटरनेशनल मीडिया को छापेगा? और वो भी ऐसी वाहियात बातें कि साहब मैंने ईवीएम हैक करना मैं जानता हूं, वो हमको मर्डर करा देंगे, क्या अजीब अजीब सी बातें। कोई मीडिया उसको छापेगा? कोई ना कोई इसके पीछे प्रायोजित कार्यक्रम है। अगर वो जो प्रायोजित कार्यक्रम होगा, अगर उसकी कोई सबसे बड़ी बात है कपिल सिब्बल की वहां मौजूदगी। वही कपिल सिब्बल जो राम मंदिर के मुद्दे को जानबूझ के लटकाए जा रहे हैं सोनिया गांधी जी के इशारे के ऊपर, वही कपिल सिब्बल जो क्या कसाब के वकील बनते हैं, सब जगह एक ही नाम बार बार, और वो इस सारे षड्यंत्र में शामिल होता है। मुझे तो बड़ा सीधा सा बताइए कपिल सिब्बल वहां क्या कर रहे थे उस मीटिंग के अंदर, वहां उस जगह क्या मौजूद कर रहे थे। और अगर कोई सुजान करके सही सुजा करके अगर ऐसा आदमी हैक कर सकता है, तो चुनाव आयोग ने तो खुली चुनौती दी थी कि आइए हैक करके दिखाइए मशीन। और ये अभी अरुण जी कह रहे थे 2014 के बाद में ऐसी शिकायत आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जो मशीन 1998 में बनी और उसके दम पे आपने दो आम चुनाव जीते, 2004 में जीता, 2009 में जीता, 2 आम चुनाव जीते। 2004 के बाद में सारी विधानसभाएं उसी ईवीएम के ऊपर होती है, और करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने उस ईवीएम के दम पे सरकारें बनाई है। कोई राजनीतिक दल, ममता जी ने बनाई है, तो अखिलेश जी बनाई है, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, सभी राजनीतिक दलों ने उन्हीं ईवीएम से सरकार बनाई है, और उसके बावजूद आप ईवीएम को डाउटफुल करते हैं। ईवीएम को चुनाव आयोग तो अभी भी कह रहा है, ईवीएम का अपग्रेडेशन है, विश्वास का एक चुनाव आयोग इसलिए उसका अपग्रेडेशन कह रहा हूँ। सुधार तो जब होता है जब मशीन बदल जाती है, उसका कोई कार्यप्रणाली बदल जाती है, वो तो अपग्रेडेशन है। अपग्रेडेशन इसलिए तो है ताकि एक क्रेडिबिलिटी बने। मैं वही कह रहा हूँ, अपग्रेडेशन बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए उसको मशीन ईवीएम का कोई सुधार उधार नहीं है वो। चलिए अरुण जी, लगातार देखिए जैसे पंकज जी भी कह रहे हैं कि मुद्दा केवल ये नहीं कि भाई ईवीएम के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा कि मेहुल चौकसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनता के बीच में मुद्दे होने चाहिए कि पार्टी ये बता सके कि भाई देखिए 5 साल में हमने इस योजना का क्रियान्वयन इस तरीके से किया, इतने % लोगों को इसका फायदा हुआ। हिंदुस्तान की जनता इसी चीज का वेट कर रही है, इसी चीज को चाहती है। आप लोग चूंकि मिशन 25 आप लोग भी लेकर चल रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में, ताकि 25 सीट तो निश्चित तौर पर आप पर भी जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है एक तरीके से, क्योंकि आपकी सरकार है, विधानसभा जनता देख रही है राजस्थान विधानसभा की ओर कि भाई इसमें बैठी सरकार आने वाले समय में क्या करती है, ताकि वो मिशन 25 जो आपका ध्येय है उसमें आप किस तरह से उसको मतलब उसके करीब तक पहुंच पाए। तो उसके लिए आप क्या बेहतर कर चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो लगातार आक्रामक है। देखिए जी, मैं कह सकता हूं सेफली कि बीजेपी की आक्रामकता तो हमेशा से रही है, ये विपक्ष में भी बहुत आक्रामक रहे। दुर्भाग्य से ये 5 साल से सरकार में है तो अभी अपना वो रोल नहीं भूल पाए। आप इनकी मुख मुद्राएं, बात करने के ढंग देख लीजिए, ये अब भी विपक्ष के नेता की तरह बात करते हैं। जिस तरीके से इनने 4.5-5 साल में कांग्रेस का जाप किया है, इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद आप जरा ध्यान से सोचिए, इनको 4.5 साल हो गए सिर्फ कांग्रेस पे पिछले आरोप लगाने के अलावा उन्होंने कोई खास काम किया नहीं है। 2014 की शानदार जीत ने बीजेपी के साथ एक बहुत बुरी चीज कर दी है, वो अब लक्षित हो रही है लगातार 5 साल से। उस 2014 की जीत ने इनके नेताओं में कमाल का अहंकार भर दिया है। आप उनके बात करने का ढंग देखिए, अलायंस से उनका बिहेवियर देखिए, अपने कार्यकर्ताओं से उनका बिहेवियर देखिए। मतलब मैं पहले भी इस कार्यक्रम में कह चुका हूं कि मेरे कान तरस गए ये सुनने के लिए कि भारत सरकार ने ये किया। आप लगातार सुनेंगे मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। इनको सिवाय इतना बड़ा अहम है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि वो मोदी से नीचे कोई बात ही नहीं करते। और एक तरीके से सही भी है, इनका केंद्रीय मंत्रिमंडल करीब 72 सदस्य होंगे। आप शुरू के 5-6 नामों के बाद मुझे नाम बता दीजिए और इनाम ले लीजिए, किसी मंत्री का नाम याद नहीं आएगा आपको, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी हो, रक्षा मंत्री के डिसीजन भी मैं ही ले लूंगा, सारे काम मैं करूंगा, क्रेडिट मैं लूंगा। तो वो जो अहंकार है, अमित शाह को आपने देखा होगा अभी राजस्थान के चुनावों में 50 साल हम राज करेंगे,
भाई कहां से परमिट लाए हुए हैं, कोई बेसिस तो होगा। जनता से पूछ लिया है, काम किए हैं तुमने बहुत बेहतरीन, मतलब एक डिमोनेटाइजेशन एक बहुत मेजर काम मोदी जी ने किया है, उसका जिक्र सुना आपने कहीं? कभी भी किसी चुनाव सभा में डिमोनेटाइजेशन का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया? भाई और बहनों, मैंने क्या चमत्कार किया है, कितने लोगों को फायदा हुआ है? गायब है, क्योंकि उनको मालूम है हमने क्या ब्लंडर किया है। तो मुद्दे इनके पास नहीं है। तो रणजी चुनाव जीत यूपी का मार्कशीट, हाँ जी, बस वो मकसद जरूर था, मार्कशीट में कुछ है नहीं। तो ऐसे में अगर ये मुद्दे सब बार बार रिसाइकिल नहीं करेंगे तो और कैसे काम चलाएंगे? ये तो हिसाब देने का टाइम है ना। आप नई बातें नहीं करो, आप नए वादे मत करो, इसका कोई विश्वास नहीं करेगा। वो तो पिछले 2 करोड़ रोजगार में इंतजार में बैठा हुआ नौजवान को अगर अभी आप कहें कि अब की बार हम 5 करोड़ देंगे तो हंसेगा ना वो। तो ये वो वाली स्थिति है इस समय। तो नए वादे हैं नहीं इनके पास, क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है। तो ये झमेले, कुछ रोज नई चीजें उठाना, कुछ चीजें ऐन वक्त के लिए रखते हैं। जैसे राम मंदिर हमेशा चुनाव से 4 महीने पहले अवतरित होगा। 30 साल हो गए सर, 3 दशक अभी तक राम मंदिर 3 दशक से राम मंदिर का तमाशा मचा रखा है। इतनी मेजोरिटी की सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, माहौल शानदार है। लगातार कह रही है कांग्रेस इस मुद्दे को, उसको राम मंदिर का जो मुद्दा है हास्यास्पद है सर, हास्यास्पद है। 44 सीटों की कांग्रेस अवरोधक है एक तरह से इस मुद्दे बारे में बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। राम मंदिर का मुद्दा तो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। अगर आप वाकई राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो बहुत सीधी सी बात है, अब वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आपने वकील, आपने कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कर रखा, उसको विड्रॉ कर लीजिए। वो तो वो 2 मिनट में डिसीजन कर देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, एक उनका इंटरव्यू आया उसमें बड़ा स्पष्ट कहा। वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करना, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, वो अपना वकील विड्रॉ करेगा। वो तो कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का इनका कांग्रेस के नेता जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि साहब ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के बाद डिसाइड होने चाहिए, पहले लिंगर हो तो सुप्रीम कोर्ट में वो जानबूझ के कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो सोनिया गांधी जी, कपिल सिब्बल को कहे ना कि वह विड्रॉ कर लो भाई, 2 मिनट डिसीजन हो जाएगा। और जहां तक राम मंदिर का मुद्दा, आप कहते हैं कि बीजेपी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, आपने इंटरव्यू देखा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाता अध्यादेश लाना कतई न्याय संगत नहीं है। अब उसके बाद कहते हैं कि हम उठा रहे मुद्दा। अरे राम मंदिर तो आप कर रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी बनाए, राम मंदिर बीजेपी बनाए। देखिए जी, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, भागवत जी से कुछ और कहलवाते हैं, शिवसेना का आदमी कुछ और कहता है। सरकार की रणनीति जैसे प्रधानमंत्री जी इसलिए कहते हैं कि जैसा इनको चाहत होती है SC/ST के मामले में ये आगे होकर के लाते हैं कानून, अध्यादेश लाकर को फायदा ना। और आज टेक्निकली सुनिए सही, राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आज अध्यादेश ला सकते। और ST/SC का मुद्दा कहीं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं था, उसके ऊपर निर्णय हो चुका था, निर्णय दे दिया था खिलाफ आपके, वो चीज खिलाफ निर्णय दे दिया था। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। अभी राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, किसके फेवर में आता है, उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद में अगर उसके ऊपर कोई अध्यादेश आता है तो वो न्यायिक संगत बात होती है, वो संवैधानिक बात होती है। जो ST/SC का मुद्दा था वहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, और निर्णय करने के बाद पार्लियामेंट को ऐसा लगा, मंत्रिमंडल को ऐसा लगा कि भाई निर्णय ठीक नहीं होने तो अध्यादेश लिया है। ये बात असंवैधानिक नहीं थी, परंतु कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और फिर हम अध्यादेश लाए, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संगत होती है। भागवत को क्यों नहीं समझा रहे कि अध्यादेश लाके? एग्जैक्टली, हम तो छोटे बच्चे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, VHP को समझाओ। बार बार कह रहे हैं कि अध्यादेश लाइए, विश्व हिंदू परिषद क्यों कह रही है? परंतु सुधांशु जी ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या क्लियरिटी है ना, आपको इसमें कांग्रेस को क्लियरिटी लाने की जरूरत है। कांग्रेस एक शब्द में ये कहे क्या राम मंदिर बनाना चाहती है? देखिए मेरी बात सुनिए पंकज जी, अगर राम मंदिर के ऊपर सवाल होगा, कभी कोई जनता अगर सवाल करेगी या कांग्रेस भी अगर पूछती है तो बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि भाई देखिए राम मंदिर के ऊपर कि आप क्या राम मंदिर बना नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा ही है। एक पत्रकार भी आपसे लगातार जब ये सवाल करते हैं तो निश्चित तौर पर श्याम जी एक चीज मैं जानना चाहता हूं, मुद्दा केवल यहाँ राम मंदिर का नहीं है। बेसिकली जो मुद्दे जिस तरह से खोजे जा रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है, अब विधानसभा चुनाव में जब 3 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है, बीजेपी को हार मिलती है,
तो ये तो निश्चित तौर पर दिखता है कि भाई देखिए जो 3 राज्यों में जिस तरह का जो माहौल बना 2014 के बाद से, और जो राज्यों की सरकार है उससे असंतुष्ट थे लोग, असंतुष्ट थे। तो अब इस तरह के जो मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो मुद्दे शुरू हैं, क्या इन मुद्दों से कोई फर्क पड़ेगा? मिशन 25 की जो दोनों ही पार्टियों का अपना मिशन 25 है, 25 सीट हर पार्टी जीतना चाहती है, भाई हम सीट पूरी जीत जाए उस प्रदेश में अगर काबिज है तो क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों से? या फिर इस तरह के चुनाव जो महापौर हो रहे हैं या तो उनका भी एक बड़ा इंपैक्ट जाने वाला है? देखिए सुधांशु जी, स्थिति बड़ी विकट है आज, क्योंकि कांग्रेस उत्साही है, कांग्रेस को क्योंकि उन्होंने सत्ता पाई है, 3 राज्यों में सत्ता पाई है। अब वो अपने वोटर्स को कायम रखते हैं। वे अगर चुनाव लड़ेंगे तो पहले वाली स्थिति तो होगी नहीं जो 25 के 25 बीजेपी ने ले लिए थे। आज 25 के 25 बीजेपी नहीं ले सकती है। उसकी शुरुआत आज यहाँ जयपुर से हुई है कि आपके कह रहे हैं कि बहुमत में थे, प्रचंड बहुमत में थे, फिर आपका मेयर नहीं बना। इसका मतलब अंतर विद्रोह की स्थिति है। अंतर विद्रोह की स्थिति है तो उस पार्टी में डैमेज होगा। और आप देखेगा कि अगर वसुंधरा जी को इग्नोर किया पार्टी ने, जिस प्रकार से वो बार बार कह रही है कि मेरी तो मैं यहाँ डोली में आई थी, अर्थी में जाऊंगी, मतलब अपने क्षेत्र में जाकर के यदि वो कहती हैं तो उनको लगता है कि मुझे पार्टी का संगठन इग्नोर कर सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मुझे यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। ये आशंका है, जब भी तो वो कह रही है कि डोली में आई हूँ, अर्थी में जाऊंगी। तो अगर ये स्थिति बनी तो हो सकता हो कि अंदर पार्टी के अंदर फूट हो और पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति हो और अलग गुटों में बढ़ जाए पार्टी। उसका परिणाम निश्चित रूप से विपरीत जाएगा बीजेपी के और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को खुला मिलेगा मैदान। अब फूट का फायदा कहाँ मिलेगा? सत्ताधारी पार्टी उसका फायदा उठाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि अब अगर लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति जयपुर से बनी है और बाकी जगह बनी, तो बीजेपी को खतरनाक स्थिति में आना पड़ेगा। और वो जो 23 में, आज तो हम कह सकते हैं कि 24 इनके पास है और एक पे चुनाव नहीं है, तो अब 23 में से कौन ले जाएगा ज्यादा? तो ये तो मान के चलिएगा सत्ताधारी पार्टी के ऊपर पहले वाली स्थिति बीजेपी की नहीं बनेगी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, चाहे भले अमित शाह कहें, प्रधानमंत्री कहें या कोई भी कहे, लेकिन 25 में से 25 किसी कीमत पे जीत नहीं सकती बीजेपी। अब बीजेपी तो घटती जाएगी और बढ़ेगी तो कांग्रेस के निश्चित रूप से पक्ष में जाएगा। ये नहीं कि मैं कह सकता हूँ कितनी जाएगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 10 से अधिक तो कांग्रेस जीतने की स्थिति बनेगी, या 12 जीत जाए, 10 जीत जाए, 15 जीत जाए। आपने देखा होगा 9 जीते बीजेपी तो ये 14 जीत जाए, अगर बीजेपी 13 जीते तो इस तरह का स्थिति बनेगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है प्लस भी रह सकती है कांग्रेस में, 2 राय नहीं। और बहुत सारी बात तो रही, कभी तो 22 भी रहे, कुछ भी हो सकता है। वो उलट फेर में बीजेपी को नुकसान होना है निश्चित रूप से, और तीनों राज्यों में तो निश्चित रूप से होगा। जो 3 राज्य लगातार हैं, तीनों राज्यों में यही बीजेपी को संकट पैदा कर दिया है। हर बार अमित शाह और प्रधानमंत्री चिंतित इसी बात को लेकर के हैं कि आगे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। इसलिए तीनों मुख्यमंत्री जो हारे हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के ले गए और कोशिश करेंगे कि तीनों को राज्यों से हटा दिया जाए, दूसरे राज्यों को जिम्मेदारी दी जाए। मतलब जो नेतृत्व पहले था, जिनको जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, तो क्या पार्टी को भरोसा नहीं रहा उन पर? यानी कि पार्टी को भरोसा होता तो उपाध्यक्ष क्यों बनाते? फिर कहते कि हम तो इन्हीं के नेतृत्व चुनाव लड़ जाएगा। वसुंधरा जी खुद कह रही है कि देखिए मैं तो मैंने शुरुआत की। आज भी वसुंधरा जी को कहना क्यों पड़ रहा है? पहले भी कहा था वसुंधरा जी ने, आपको बताया कि मैं डोली में आई हूँ, अर्थी में जाऊंगी। आपको तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी करें, उनको चिरायु हो और खूब अपने प्रदेश में रहकर के उन्नति करें और कुछ करें। हम उनके लेकिन उनकी जो चिंता और जिस प्रकार का दर्द है, अंदर से जो दर्द होता है, दिल का दर्द होता है, वो चीज हो रही है, सामने आ रही है। पंकज जी बार बार, पंकज जी को मैं उस वक्त भी कहता था कि अगर संगठन में परिवर्तन कर ले, ढंग से संगठन बना ले, तो बीजेपी बहुत आगे बढ़ सकती है। लेकिन संगठन को कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। पंकज जी तो उसका प्रकोप भी पंकज जी ने झेला है। पंकज जी आपने प्रकोप उसका झेला है, आपको पता है। आप चुनाव नहीं लड़ता है, तीनों को बना दिया। मैं तीनों को, हाँ बिल्कुल, तीनों राज्यों, आप राष्ट्रीय बोर्ड में राजस्थान वो पूरे ओम प्रकाश माथुर जी को भी उपाध्यक्ष बना रखा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप ओम प्रकाश माथुर जी का क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है, उसमें राजस्थान भी आता है। नहीं, अगर गलतफहमी में, अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का मतलब ये होता है कि वो इनको राजस्थान से बाहर कर दिया, तो अशोक गहलोत साहब तो
राष्ट्रीय महासचिव थे। अरे खन्ना जी, राजस्थान जी क्या है, कैसे बन गए? नहीं खन्ना जी क्या है, तो बड़ा खन्ना जी क्या है? अरे आप खन्ना जी क्या है तो बता दो। अरे खन्ना जी क्या है, उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अरे खन्ना जी क्या भी बता दो ना, पूरे देश का काम संभालना होता है। अरे आप खन्ना जी को बता दो। उसमें कहीं ना कहीं हर राष्ट्रीय पदाधिकारी को हमारे यहाँ प्रचलन ये ऐसा है कि एक देखिए प्रदेश ये जो आप बात कर रहे हैं सही नहीं है कि साहब उनकी इंटरफेयर एक चीज में कि आप जो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए राजनीति आप भी समझते हैं, राजनीति क्या, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि राजनीति जब किसी को कहते हैं कि भाई उस राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति से अगर उनका वसुंधरा जी को अगर जो केंद्रीय नेतृत्व उनको दिख रहा था कि शायद जनता को उनका नेतृत्व पसंद नहीं आया, तो वहां से कहीं ना कहीं उठाया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और यही लग रहा है कि किसी और दूसरे सीट से लोकसभा की कोई जिम्मेदारी उनको दी जाए। तो ये राजनीति में इस तरह से चलती रहती है। इसी से जुड़ी बात पूछ रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब क्या अशोक गहलोत साहब को राजस्थान से बाहर किया गया था कि राष्ट्रीय महासचिव बना के? मुझे ये वो राष्ट्रीय, अगर उनको राजस्थान से बाहर किया गया था, आपके उपाध्यक्ष पद ही नहीं है राजस्थान के, अभी संविधान में है कि राजस्थान से बाहर कर दिया गया था, तो बीजेपी के संविधान में इतने उपाध्यक्ष बनना कहीं है ही नहीं। नहीं, मैं तो पंकज जी एक यही जिक्र करना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पद जो है वो बड़ा है राज्यों से, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं आपकी पार्टी से। आप मुझे बताएं, देश का रक्षा मंत्री एक बड़ा पद है या 40 विधायकों का छोटे राज्य का चीफ मिनिस्टर बड़ा पद है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है जिसको काफी लोग इग्नोर करते हैं। पन्नीकर साहब, जिनकी इमेज काफी साफ छवि के नेता की रही है हमेशा, वो देश के रक्षा मंत्री थे। उनको लाया गया था, उनको लाया गया था कि ये आदमी संभाले गोवा से। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि वो 40 सीटों की जो असेंबली है गोवा की, उसको नेतृत्व करने के लिए उनको रक्षा मंत्री भारत सरकार से ले जाके वहां लड़वाया गया। फिर भी सीटें आपकी कांग्रेस से 2 कम आई। वो अलग बात है, अमित शाह में वो कैपेबिलिटीज है उनकी, बहुमत नहीं हो तो भी सरकार बना सकते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने किया ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जवाब तो आपके पास ही है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत जी में कैपेबिलिटी नहीं थी? उनको राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाया, जब उनके पास पूरे देश का प्रभार था? और आपके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उस महत्वपूर्ण पद से आपने उनको विमुक्त करके एक छोटे से राजस्थान में क्यों भेज दिया? आप उनको राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पे रखते ना। देखिए सुधांशु, ये बड़ा अजीब सा हास्यास्पद प्रश्न होता है। आप उनके पास में माननीय वसुंधरा जी, शिवराज जी, रमन सिंह जी, वो मुख्यमंत्री थे और निश्चित रूप से वो एक बहुत क्या नाम है जनप्रिय नेता है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं बस आपकी इस बात से पहले कि बस ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, कि ये एक मुद्दा ये नहीं है कि उनको मुद्दा क्या दे दिया, लेकिन यहां मुद्दा ये है कि जो आपके जो नेतृत्व, जिनकी वजह से जो मुख्यमंत्री रही सरकार में, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। लोकसभा चुनाव के दौरान फर्क पड़ता है, लोग नेता को भी देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। नहीं, पर कहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने मतलब ये कहां से निकला? क्यों राजस्थान की 25 लोकसभा चुनाव में उनका हमको सहयोग नहीं मिलेगा, या वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, या यहाँ के निर्णयों के अंदर वो भागीदार नहीं होंगे? ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से कहाँ शामिल हो रहा है? मैं कहता हूँ कि उनकी छवि और ज्यादा अच्छी है, उनका जो अनुभव है वो पूरे देश को लाभ मिलेगा। तो इसका मिशन 25 में भी फायदा होगा आपको, निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है। तो मिशन 25 देखिए, दोनों ही पार्टियों का अपना एक लक्ष्य है। मिशन 25 जब कुछ चुनाव होते हैं राज्यों में, तो जो जितनी भी सीट होती है, एक उसके आगे एक मिशन लगा के, एक वर्ड लगा के, एक नया तरीके का ये एक टारगेट हो गया है आपकी इस चुनाव में, हमारा ये मिशन 25 है, इस चुनाव में मिशन 30 है, जो भी। लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी जो जनता है, एक बड़ा चुनाव, आम चुनाव, जो कि जनता के जो दिलों में जिस पार्टी का राज होगा, जनता समझ रही होगी, जिसकी योजना उसको फायदा पहुंचा रही है, जिसकी योजनाओं से उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उसी को वोट देगी, उसी को आने वाले दिनों में सत्ता में लाएगी। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव में दौरान जो जिस तरह की जो चल रही है एक दूसरे पर आरोप, चलते रहेंगे। खासकर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।